साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, एकेडमिक ज्ञान सेतु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। घटनासार के अति महत्वपूर्ण संदर्भों को हम लोग यहाँ पर इसका सार संक्षेपण कर रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम देख रहे हैं। आर्थिक घटनाक्रम में आज हम लोग निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। पहला मुद्दा हमारा है, विश्व बैंक ने 8 जुलाई 2020 को गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम नमामि गंगे कार्यक्रम, तो विश्व बैंक ने इसे $400 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है। कब? जुलाई 2020 में। किसने? विश्व बैंक ने। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, विश्व बैंक ने दिया है $400 मिलियन की जो है नमामि गंगे कार्यक्रम को ऋण देने का ऐलान किया है। किसने? विश्व बैंक ने। तो प्रश्न यहाँ पर आ जाएंगे, 3-4 बैंक दे देंगे, विश्व बैंक ना, एशियान डेवलपमेंट बैंक, इस तरीके से, और इसके अलावा जो है ब्रिक्स वगैरह है, इन सब के नाम दे देंगे। तो यहाँ पर हमको विश्व बैंक की तरफ जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2020 में भारत सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सहकारी बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी सूचीबद्ध बैंकों की भांति आरबीआई के नियंत्रण में लाने की घोषणा की है। जो सूचीबद्ध यानी शेड्यूल्ड बैंक हैं वो तो पहले से ही आरबीआई के नियंत्रण में थी, लेकिन अब एक अध्यादेश लाकर सरकार जो है सहकारी बैंक जितनी भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, जो गाँव में या शहर स्तर पर या ग्रामीण वो जो है अर्ध शहरी क्षेत्रों में चलाए जाते हैं, तो इन बैंकों को भी जो है आरबीआई के नियंत्रण में लाने का जो है एक निर्देश दिया गया है। डेयरी तो मीट प्रसंस्करण संयंत्रों में निवेश को प्रोत्साहन हेतु मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ रुपए की फंड के साथ पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF की स्थापना की घोषणा की है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि AHIDF किससे संबंधित है? तो डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण संयंत्रों के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बनाया गया एक फंड है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। और इसको जो है मंत्रिमंडल ने कितने रुपए से इस फंड का गठन किया है? तो 15,000 करोड़ रुपए से फंड शुरू की गई है। हाल ही में किस राष्ट्र ने अपने देश की मुद्रा के मूल्यह्रास अर्थात गंभीर मुद्रास्फीति के संकट के दौर से गुजरने के कारण अपने देश की मुद्रा को बदलने का निर्णय लिया? तो ये ईरान ने लिया है। ईरान में मुद्रास्फीति छाई हुई थी, लगातार मुद्रा का ह्रास हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इस कारण जो है वहाँ की जो मुद्रा, वर्तमान मुद्रा है रियाल, इसकी जगह नई मुद्रा तोमान लाने का विधेयक ईरानी संसद मजलिस। अब यहाँ पर कई प्रश्न हल होंगे। रियाल किसकी मुद्रा थी वर्तमान में? अभी ईरान की। अब वहाँ पर नई मुद्रा क्या लाई जा रही? तोमान। और उसके संसद को, ईरान की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस कहते हैं। ठीक है। तो मजलिस में इस बिल को पास किया गया और तोमान का जो मूल्य है 10,000 रियाल के बराबर होगा। जो मौजूदा मुद्रा है वहाँ की ईरान की रियाल, तो एक तोमान बराबर 10,000 रियाल के बराबर होगा। यानी कि वहाँ की अब तोमान जो मुद्रा होगी वो काफ़ी मजबूत होगी। तो देखिए, ईरान की बात आई है तो हम लोग ईरान को मानचित्र में भी देख लेते हैं। ये हमारा जो है ईरान जो देश है। अब ये ईरान देखिए, उत्तर में तो एक सी है कैस्पियन सागर, जो हमने बताया था पहले। तो कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है ईरान देश की। ठीक है। और इसके अलावा आर्मेनिया है ये उत्तर में। और अगर इसके पूरब में बात करें तो तुर्कमेनिस्तान उत्तर पूरब में कह सकते हैं, या उत्तर में कह सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। ठीक है। और पूरब साइड में अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है। और इसके जो है दक्षिण में पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है। और यहीं पर गल्फ़ ऑफ ओमान भी है, गल्फ़ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान दोनों को जोड़ने वाले जो संधि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ये जल संधि है, कौन सी? हॉर्मुज जल संधि। किन दो खाड़ियों को या सागरों को जोड़ती है? तो पर्शियन गल्फ़ और ओमान गल्फ़। अरब कंट्रीज का जो है ये क्षेत्र है, अरब कंट्रीज का ये क्षेत्र है, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है और आपका ये है ओमान है। ठीक। और ये है आपका यहाँ पर कतर है। ठीक। तो ये कतर कहाँ पे है? पर्शियन गल्फ़ में है। और अगर इसकी राजधानी की बात करें ईरान की,
तो ईरान की राजधानी है तेहरान, जो कि ये है। और एक यहाँ पर बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह है, जहाँ पर भारत जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक, तो ये ईरान के बारे में कुछ मुख्य बातें हो गई। अब हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान। बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, ठीक है, कोविड से जुड़ा हुआ अभियान है, इसलिए इससे प्रश्न बन सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये कोविड-19 संक्रमण के कारण ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने हेतु प्रधानमंत्री ने जो है ये लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, ये 4L पे जोर दिया है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर जोर देते हुए इस पे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। कितने? 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की है 12 मई 2020 को। और इसी घोषणा को, इसी पैकेज को ही क्या कहा गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान। यानी कि जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी ध्वस्त हो चुकी है। तो उस अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए जो है 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं जो है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर जोर देते हुए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, PMKGKP, जिसके अंतर्गत 1.7 लाख करोड़ रुपए इस पैकेज में शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज यानी PMGKP के तहत 3 महीनों के लिए गरीबों को 10 किलोग्राम अनाज, जिसमें गेहूं और चावल शामिल है, और 1-1 किलो दाल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने महीने के लिए? 3 महीनों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए पैकेज कितना है? 1.7 लाख करोड़ रुपए का, ठीक। और इसके अंतर्गत 80 करोड़ लोग जो है लाभान्वित होंगे। और 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, ये GDP का कितना है? लगभग 10% के बराबर है, ठीक। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए लगाया जा रहा है। और एक और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है इससे संबंधित, प्रवासी श्रमिकों को एक देश एक राशन कार्ड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है तथ्य है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये योजना, इस योजना के तहत मार्च 2021 तक देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग करके राशन लेने की व्यवस्था रखी गई है प्रवासी श्रमिकों के लिए। अब देखते हैं ये क्या है, एक देश एक राशन कार्ड योजना। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं ONORC, 1 नेशन 1 राशन कार्ड या एक देश एक राशन कार्ड। ये योजना अगस्त 2019 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। हाल ही में अगस्त माह में इस योजना से 4 राज्य और जुड़ गए हैं। 4 राज्य और जुड़ गए हैं। इसमें कौन कौन से 4 राज्य जुड़े हैं? उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित क्षेत्र, ठीक है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित क्षेत्र अभी जुड़ा है। तो इसके साथ ही इस योजना से 24 राज्य जुड़ चुके हैं। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तक इसका विस्तार हो चुका है। और 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब ये क्या है, इसका बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है कि इसके तहत एक राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने में जाकर के अपने उस कार्ड के माध्यम से किसी भी PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसी भी राशनिंग दुकान से सस्ते दर पर राशन प्राप्त कर सकता है। यही है एक देश एक राशन कार्ड योजना। MSME यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की परिभाषाओं में संशोधन किया गया है। मई 2020 में इस परिभाषा को पुनर्परिभाषित किया गया है। तो देखिए, पहले की परिभाषा क्या थी? माइक्रो यानी सूक्ष्म जो इकाइयाँ थी, उसके अंतर्गत पहले इसे 2 सेक्टर्स में बांट करके इसको परिभाषित किया गया था, विनिर्माणी क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो विनिर्माणी क्षेत्र में 25 लाख तक के निवेश वाले जो संगठन थे या इकाइयाँ थी वो शामिल थी, और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख तक निवेश वाले इकाइयों को शामिल किया गया था। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब माइक्रो यानी सूक्ष्म इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत वो सारी इंडस्ट्रीज शामिल होंगी जिनकी निवेश की अधिकतम राशि 1 करोड़ तक होगी, और साथ में सालाना वार्षिक टर्नओवर जो होगा इसका 5 करोड़ तक होगा, ठीक है। तो यानी कि अब बहुत सारी और भी इकाइयाँ जो थी उनको भी इसके अंतर्गत परिभाषित कर दिया गया है। अब सूक्ष्म इकाइयों को बहुत सारी छूट दी जाती है, इसलिए इनका दायरा बढ़ा दिया गया है कि ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्य को ज़्यादा मात्रा में कर सकें। इसलिए अब जो है इसके अंतर्गत विनिर्माणी और सेवा क्षेत्र दोनों को 1 करोड़ तक के टर्न जो है जिनकी निवेश राशि उनको शामिल कर दिया गया है, ठीक।
और अगर स्मॉल यानी लघु इकाइयों की बात करें तो लघु इकाइयों में पहले विनिर्माणी क्षेत्र के लिए 5 करोड़ तक की निवेश सीमा थी अधिकतम, और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 2 करोड़ तक की निवेश सीमा थी। लेकिन अब इन दोनों में जो है छूट देते हुए अब 10 करोड़ तक के अधिकतम निवेश वाले जो इकाइयाँ हैं उनको इसके अंतर्गत इनका विस्तार कर दिया गया है, और साथ ही सालाना टर्नओवर जो है इनका 50 करोड़ के अंदर तक रखा गया है। और तीसरी इकाई है मीडियम इकाई, मध्यम श्रेणी की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें विनिर्माणी क्षेत्र के लिए पहले 10 करोड़ निवेश तक की सीमा थी, और सीमा वाले जो है इकाइयों को शामिल किया गया था, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 5 करोड़ तक के इकाइयों को शामिल किया गया था। लेकिन अब नई परिभाषा के तहत दोनों इकाइयों में अधिकतम निवेश की सीमा 20 करोड़ तक बढ़ा दी गई है, और टर्नओवर सालाना 100 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन देखिए अभी बीच में और एक संशोधन हुआ है 1 जून 2020 को, अभी ये परिभाषा फिर से जारी की गई है। ये परिभाषा जो पहली थी मई 2020 की थी, और अब 1 जून 2020 को एक नई परिभाषा जारी की गई है। तो इस नई परिभाषा के तहत जो है अब विस्तार किया गया है मध्यम श्रेणी के इकाइयों को, इनको विस्तार दिया गया है 50 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों तक विस्तृत किया गया है, और साथ में ही सालाना जो 100 करोड़ तक का टर्नओवर था उसे बढ़ा करके 250 करोड़ तक टर्नओवर तक बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से ये नई परिभाषा है, इसे ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कोविड-19 में शामिल आर्थिक पैकेज। सरकार ने बहुत सारे आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो कोविड से प्रश्न ऐसे बनेंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को बीमा कवच दिया गया 50-50 लाख रुपए का, और महिला जनधन, यहाँ पर सिर्फ महिला जनधन खातों में 3 माह तक 500 रुपये प्रति माह जो है उनके खाते में राशि अंतरण की जो है बात की गई है या स्कीम लाई गई है। और उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 3 माह तक गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाने का जो है प्रावधान है। और इसके अलावा मनरेगा की जो मजदूरी थी अब तक 182 रुपये थी, इसे बढ़ा करके 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, ठीक है। और 3 करोड़ निर्धन वरिष्ठ नागरिकों और इसमें विधवाएं भी शामिल हैं, दिव्यांग भी शामिल हैं, इनके खाते में 1,000 रुपये प्रति जो है खाते अनुग्रह राशि का अंतरण किया जाएगा, ठीक है। तो और एक योजना और इसके अंतर्गत आती है आर्थिक पैकेज के अंतर्गत, विवाद से विश्वास योजना के तहत जो है बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। विवाद से विश्वास योजना क्या है, देखते हैं, समझते हैं। तो विवाद से विश्वास योजना जो है ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है, तो दे देगा प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, या फिर जो है टोल टैक्स, किसी से भी दे देगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना ये किससे संबंधित है, डायरेक्ट टैक्स से, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ये एक विधेयक है, इस विधेयक से अब लंबित प्रत्यक्ष कर, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रत्यक्ष कर नहीं दे रहे थे, दबाए बैठे थे, तो ऐसे करीब 4.83 लगभग 5 लाख मामले जो है लंबित पड़े हुए हैं कोर्ट में। तो अब इन्हें राहत देते हुए जो है सरकार ने कहा है कि इस विधेयक के तहत आप सिर्फ प्रत्यक्ष कर का ही भुगतान करिए, और जो ब्याज और जुर्माने जो आप पर लगाए गए थे उनसे आपको छूट मिलेगी, लेकिन शर्त ये है कि इसे आप 31 मार्च 2020 तक जमा करवा दीजिए। लेकिन अभी कोविड के कारण जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण इसकी जो आखिरी तिथि थी जो 31 मार्च 2020 थी, इसे बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो यही है विवाद से विश्वास योजना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है आज का सेशन यही ख़त्म होता है। आप लोग बने रहिए हमारे इस पूरी पैकेज के साथ। पूरे पैकेज में आपको बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ मिलने वाली हैं छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से। और आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इससे जुड़ेंगे तो सबको लाभ मिलेगा, ठीक है। यही हमारा मकसद है कि सबको निःशुल्क लाभ प्राप्त हो सके। अगर जो कुछ हमसे बन सकता है वो हम आपको देने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।